A very cheerful good morning to 10th class. Today we are going to start a new chapter of history, that is rise of nationalism in Europe. कि बेसिकली यूरोप के अंदर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज है। पहले फ्रांस के अंदर आया लोगों में कि कैसे नेशनलिज्म का मतलब क्या है, द स्पिरिट विच कनेक्ट द पीपल, जो लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े, इसको क्या कहेंगे हम लोग, राष्ट्रवाद की भावना। अब पहले फ्रांस के अंदर, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर ब्रिटेन, इस तरह से बेटे पूरे यूरोप के अंदर जो स्पिरिट थी नेशनलिज्म की उसको बढ़ावा मिला। अभी देखो बेटे इस चैप्टर के इंट्रो के अंदर बेसिकली हमें फर्स्ट 2 पेजेस पर क्या गिवन है, फ्रेडरिक सरियो के द्वारा बनाया गया चित्र, जिसने उसने इसके अंदर बेटे बेसिकली उसने क्या किया है, चार मतलब बेसिकली डायग्राम प्रेजेंटेशन दी है उसने, जहां पर उसने क्या किया है, जो फ्रेडरिक सरियो की पेंटिंग है उसके अंदर द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उसने एक ऐसे समाज के बारे में, एक ऐसे विश्व के बारे में सोचा है, सपना लिया है, जो बेसिकली क्या है, सामाजिक गणतांत्रिक, यानी कि पूरी तरह से मोनार्की, निरंकुश जो सरकार होती है बेटे, जो पूरी तरह से डोमिनेटिंग होती है, ठीक है ना, ऑप्रेसिव होती है, दमन करती है लोगों का, उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो उसने एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में ड्रीम लिया है, सपना सोचा है कि जहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक, यहाँ पर क्या होगा बेटे, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का संसार होगा, और यहाँ पर सोशल रिपब्लिक, सामाजिक गणतंत्र होगा। तो बेटे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके जो प्रेजेंटेशन थी, फ्रेडरिक सरियो ने जो पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या बातें हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में मशाल लिए हुए है, जिनको हमारे बेटे नेशनलिज्म में एक मुख्य चिन्ह के रूप में यूज किया गया है। दूसरे हाथ के अंदर क्या है, हाथ में उन्होंने क्या ले रखा है, चार्टर ऑफ मैन पावर राइट्स, यानी कि मानव अधिकार का घोषणा पत्र ले रखा है। किस तरह से बेटे जो सारे लोग हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ रहे हैं। इसी के बारे में बेटे हमारे फर्स्ट 2 पेजेस हैं, उसको रीड करेंगे। तो बेटे देखो, इन 1848 फ्रेडरिक सरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing the dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train. अब देखो बेटे 1848 के अंदर जो बेसिकली फ्रेडरिक सरियो है, जो क्या है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने बेसिकली अपने सपनों का, इसने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा, जिसके अंदर क्या है, जो किससे बना हुआ है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र जिसके मुख्य आधार है। इस बेसिकली सीरीज में जो फर्स्ट पेंटिंग है वो क्या बता रही है, यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों के बारे में बता रही है, जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, महिलाएं भी हैं, उसके अंदर पुरुष भी हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, सभी उम्र के और समाज वर्गों के सभी स्त्री पुरुष क्या कर रहे हैं, लंबी लंबी क्यूज में लगे हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का जो प्रतीक, आपने बेटा 9th में भी पढ़ा होगा कि बेसिकली विमेन को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया था आंदोलनों में। तो यहाँ पर भी बेटे बेसिकली क्या है कि स्वतंत्रता का प्रतीक जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो मैन और विमेन क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। एंड एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment, the beard in one hand and the charter of rights of man in the other. इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको भी याद होगा बेटे,
आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या किया गया था। दौरान कलाकारों ने महिला को स्वतंत्रता का रूप प्रदान किया था। और आप बेटे इस मशाल को जो देखो आप अपने इसके अंदर बेटे जो आपको प्रेजेंटेशन की बना ना पेंटिंग, उसमें देखो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है बेटे, मशाल है, और दूसरे हाथ के अंदर बेटे क्या है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, अभी इसमें और क्या क्या बता रखा है बच्चों, आगे देखिए। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शेटर्ड remains of the symbol absolutist institutions। अब देखो बेटे इसका ऑब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है बेटे, निरंकुशवाद, यानी कि एक ऐसी सरकार बेटे जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता और पूरी तरह से बेटे ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, ऑप्रेसिव होती है। बेटे 1 मार्क का आपका क्राइटेरिया होता है, तो आप बेटे इसमें से 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने अभी बनवाया इसके अंदर कि फ्रेडरिक सेरियो कौन था, बेसिकली एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। ठीक है, सेकेंड आपने इसमें क्या पढ़ा कि जो स्वतंत्रता के दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या माना गया, स्वतंत्रता का सिंबल माना गया, जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में क्या है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो यहाँ पर बच्चों क्या था कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से बेटा उनकी जो बेसिकली निरंकुश संस्थान से बेटा उनके अवशेष बिखरे हुए हैं। जो सेरियो है बेटे इन्होंने क्या किया, यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एट डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। इसका मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बेटा यूटोपियो का मीनिंग पता होना चाहिए। यूटोपियो क्या है बेटे, कल्पना। कल्पना क्या है, एक इमेजिनेशन, कि एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिनेशन जो वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर बेटे जो फ्रेडरिक सेरियो है उन्होंने बेटे अपनी कल्पना, अपना एक यूटोपिया, एक अपनी एक बेसिकली एक क्या बोलेंगे मैं, इमेजिनरी फिगर एक मेंटेन की, जहाँ पर बच्चों क्या है कि बेसिकली बहुत सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए हैं और उनकी पहचान उनके कपड़ों से, उनके कॉस्ट्यूम से हो रही है। और बेटा कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने कहीं आगे चल रहे हैं। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो देखो बेटे सेरियो के जो यूटोपिया यानी कि कल्पना दर्श में दुनिया के जो लोग हैं अलग अलग समूह में बटे हुए हैं, उनके कपड़े, उनके राष्ट्रीय पोशाक अलग अलग हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे वो अपने जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। उस समय तक बेटे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और हम बात करें स्विट्जरलैंड क्या बन चुके थे, एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक है ना, और उसके बाद बेटे फ्रांस, कम टू द नेक्स्ट पेज बच्चों। यहाँ पर स्टूडेंट जो फ्रांस है आइडेंटिफिएबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टेच्यू। देखो बेटे फ्रांस जो अभी पहुंचा है, ठीक है ना, और बेसिकली उसके हाथ में क्या है, ट्राई कलर। आप सबको पता है ना कि हमारे भी इंडियन फ्लैग में कितने कलर्स हैं, ट्राई कलर्स हैं। आफ्टर दिस वीडियो आप मुझे बताना कि कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, तो देखो बेटे हैज जस्ट रिच द स्टेच्यू, तो वो भी बेटे अपना तिरंगे को लेकर स्टेच्यू के पास पहुंचा है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो बेटे कहीं ना कहीं जर्मनी उसके पीछे है, जिसके हाथ में बेटे क्या है, काला, लाल और गोल्ड फ्लैग है हाथ में। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सेरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। जब देखो बेटे सबसे बड़ी सोचने वाली बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब सेरियो ने इस पिक्चर को बनाया, पेंटिंग को बनाया, तब तक बेटे जो जर्मनी था उसकी अपनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में मतलब पहचान नहीं थी, कोई राष्ट्र राज्य का वो हिस्सा नहीं थे। द फ्लैग दे कैरी is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into nation-state अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटे, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर क्या लगी कि फ्रेडरिक सेरियो ने जो इमेज बनाई बेटे, जहाँ पर जर्मन लोग अभी तक बेसिकली एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यहाँ पर बेटे 1848 के अंदर बेटे जो जर्मन भाषी लोग थे बेटा, उनको हमारा मन क्या था कि मतलब बेसिकली इस पिक्चर के द्वारा क्या बता रखा है कि उन्हें भी हम लोग गठित करना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे। ठीक है, यूनिफाई का मतलब क्या होता है, एकजुट करना। ठीक है, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलाइसिस
and Lombardy, Poland, sorry, England, Ireland, Hungary and Russia. Okay, they have been, इसमें देखो बेटे और भी बात आपको बता रखी है. From the heavens above, Christ, sun, angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. इसका मतलब क्या है बेटे, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया हो गया बेटे, 2 सिसिलियों की राजशाही होगी, लंबार्डी हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हंगरी हो गया बेटे, ऑस्ट्रिया हंगरी बाद में डिवीजन हुआ है ना बेटे. उसके बाद रूस के लोग हैं. ऊपर बेटे आप देखोगे ना बेसिकली इस पिक्चर को एक बार प्रीवियस पेज पे जाके पिक्चर देखो बेटे. यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हमें क्या क्या दिखा रखा है. इसके अंदर बेटे हमें ऊपर से स्वर्ग दिखा रखा है, ठीक है, जहाँ पर ईसा मसीह हैं, क्रिश्चियन का साइन भी है, संत भी है, फरिश्ते भी हैं जो नजरें जमाए हुए हैं. और ये कहीं ना कहीं बेटे इनका यूज जो किया गया है राष्ट्र के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है. दिस चैप्टर विल डील, ये चैप्टर क्या डील करेगा बेटे, हमें बताएगा कि शहरियों की पिक्चर के बारे में हमें बताएगा. 19वीं सेंचुरी के अंदर बेटे लोगों में एक ऐसी ताकत बनकर आया हमारे सामने जिसने बेटे फ्रांस ने क्या किया था, एक ऐसी मतलब ताकत के रूप में हमारे सामने बनकर आया कि जिसने पॉलिटिकल और अगर हम बात करें जो हमारा पॉलिटिकल और मेंटल इमेज था उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था. द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द emergence ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द स्टेट. इसके कारण क्या हुआ था बेटे, इन परिवर्तनों के कारण जो बेटे यूरोप था बहुराष्ट्रीय वंशज था वो राष्ट्र राज्य यानी कि एक नेशन वाइड स्टेट बन गया था, ठीक है ना, जिसमें बेटा बेसिकली सेंट्रलाइज्ड पावर थी, लोगों के पावर थी, ठीक है ना. द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विद द सेंट्रलाइज्ड पावर एक्साइज sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time. जहाँ पर बेटे लंबे समय तक यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक गतिविधियां विकसित हो रही थी जिसमें स्पष्ट रूप से बेटा केंद्रीय शक्ति भी क्या थी, एक अभिव्यक्ति थी, एक एक्सप्रेशन था कि वो अपने आप को बेटे क्या करना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे, सेंट्रलाइज करना चाहते थे. बट ए नेशन स्टेट वाज वन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स come to develop a sense of common identity and share the history and descent. इसका मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर राष्ट्र राज्य में केवल यहाँ पर उसके शासकों को नहीं उसके नागरिकों के अंदर भी क्या आनी चाहिए, एकजुट होने की विरासत की भावना आनी चाहिए. तो बेटा अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जो नेता थे उन्होंने बेसिकली पूरा योगदान दिया ताकि क्या किया जा सके, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके. तो बेटे ये पूरा हमने फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर फ्रेडरिक सेरियो ने जो पेंटिंग बनाई उसको डिस्कस किया है. मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताई दिए हैं, ठीक है. अब बेटे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है. तो बेटे बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस के अंदर क्रांति का आना, ठीक है. और अगर दूसरी बात अगर हम कंसीडर करें एंड द आइडिया ऑफ नेशन, उसके बारे में देखेंगे बच्चों. यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में. कब आया था बेटे, 1789 में. अब नेशन क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं ना कि द आइडिया ऑफ नेशन, नेशन का मतलब क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि सामूहिक पहचान बनाना, सबको एक ही नाम से जाने जाना. जैसे देखो बेटे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जैसे पहले बेटे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे हमारी इकोनॉमी पर लगते थे, जैसे सेल्स टैक्स है बेटे, वैल्यू एडिड टैक्स है, ठीक है. तो बेटे और भी प्रोडक्शन टैक्स है बेटे, और भी डिफरेंट टाइप के ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी इकोनॉमी में लोगों पर लगाए जाते थे बेटा. तो धीरे धीरे बेटे हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को. जहाँ पर बेटे क्या हुआ कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने की भावना बनी, क्योंकि देखो बेटे जीएसटी का मतलब क्या है, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है. तो बेटे यहाँ पर यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट एक्सप्रेशन कब हुआ था, 1789 में. नेशन का मतलब क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि सामूहिक रूप से अपनी एक पहचान बनाना, ठीक है. अभी हम पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसके मेन पॉइंट डिस्कस करूंगी. अभी देखो इसको अंडरलाइन भी करो बेटे. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. फ्रांस, as you remember, was full-fledged territorial state in
1789 अंडर द रूल ऑफ ऑब्सोल्यूट मोनार्क। हमने बताया ना ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटे, निरंकुशवादी एक ऐसी सरकार थी वहाँ पर बेटे 1789 में फ्रांस के अंदर जो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी। एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी क्या होता है, प्रभु सत्ता यानी कि राज्य, ठीक है, फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो इसमें बेटा बेसिकली अगर हम एक बात करें 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जहां पर किसकी बेसिकली कंट्रोल था, एक निरंकुश राजा का पूरी तरह से कंट्रोल था। और यहाँ पर बेटे फ्रांसीसी क्रांति जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, कब आई फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 में। तो यहाँ पर बेटे क्या हुआ था कि जो मोनार्की गवर्नमेंट थी यानी कि जो निरंकुश सरकार थी उसमें कुछ संवैधानिक परिवर्तन आए, ठीक है ना, संवैधानिक बदलाव आए जिसमें उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर मोनार्की से निकलकर क्या हो गया था, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में ट्रांसफर हो गई थी। यानी कि जो बेसिकली गवर्नमेंट थी, निरंकुश गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट थी, राजा का ही पूरा कंट्रोल था, ठीक है ना, और ओप्रेसिव नेचर की थी, वो ट्रांसफर होकर उसकी सोवर्सिनिटी कहाँ मिल गई, फ्रेंच सिटीजन में ट्रांसफर हो गई थी। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। अब देखो बेटे क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा लोग ही क्या करेंगे, राज्य का गठन करेंगे और लोग ही अपने देश की नियति को तय करेंगे कि उनका भाग्य क्या होगा, क्योंकि अब बेसिकली राजतंत्र से निकल चुके हैं, मोनार्की से, अब सारी की सारी जो सोवर्सिनिटी है, जो सत्ता है, राज्य है, वो फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ गई है। अब वो ही पूरे फ्रेंच का क्या करेंगे, गठन करेंगे और पूरी तरह से फ्रेंच सिटीजन्स की नियति का मतलब क्या होता है, उनका भाग्य डिसाइड करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity amongst the French people। प्रारंभ से ही बेटे इन्होंने कैसे कैसे स्टेप उठाए। फर्स्ट स्टेप क्या था, सामूहिक पहचान के लिए बेटे, ताकि लोग एक कलेक्टिवली एक दूसरे से जुड़ सकें, ठीक है ना। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अपने आप की स्थापना, अपने देश की स्थापना एक राष्ट्र के रूप में कर सकें। तो बेटा उनके अंदर एक कलेक्टिव स्पिरिट का होना जरूरी था, जिसके लिए बेटे उन्होंने क्या किया था, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियर, यानी कि बेसिकली जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया इज माई मदरलैंड, मातृभूमि, ऐसे ही बेटे लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया गया था, स्टार्टिंग में ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों के बीच में सामूहिक भावना, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस क्रिएट हो गई, ठीक है। एंड ला पैट्री यानी कि पितृभूमि और ला सिटियन का मतलब क्या है, और नागरिक जैसे विचारों ने क्या किया था बेटे, लोगों को, जहाँ पर इसका मतलब क्या था, यहाँ का तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। तो यहाँ पर बेटे फर्स्ट स्टेप क्या उठाया, हमारा जो क्वेश्चन है बेटे वो यही बनेगा कि आइडिया ऑफ नेशन फ्रेंच के अंदर कैसे आया। सबसे पहला क्या है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें नागरिकों को समान अधिकार दिए गए और लोगों को हर तरह से क्या कोशिश की गई कि पितृभूमि जैसे विचारों के साथ लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है बेटे यहाँ से, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो बेटे बेसिकली दूसरा जैसे होता है ना, अभी सरकार चेंज हो रही है, ठीक है ना, वहाँ पर तो पूरा का पूरा बेसिकली स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। जैसे आपने बेटे 9th में भी पढ़ा है कि जैसे ही क्या होता है, प्रभु सत्ता चेंज होती है, सोवर्सिनिटी चेंज होती है, वैसे ही क्या करते हैं, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ने के लिए फ्लैग का सहारा लिया जाता है, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया जा सके, उनको नेशनलिज्म स्पिरिट के साथ जोड़ा जा सके। तो बेटे इसके लिए क्या किया गया था, न्यू फ्लैग बनाया गया। द जनरल स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड द रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली की स्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है ना, जिसमें बेटा स्टेट जनरल का जो चुनाव था वहाँ के जो एक्टिव मेंबर थे, ठीक है ना, एक्टिव सिटीजन थे, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और अब नो डाउट बेटे वहाँ पर इसका नाम जो चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया था, नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट बनाओगे बेटे हम लोग, यहाँ से बनाएंगे थर्ड पॉइंट। एंड
new hymns and were composed, oath taken and martyrs commemorated all in the name of nation। इसका मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर नई नई श्लोक रचे गए, ठीक है ना। नई नई हिम्स का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, श्लोक से है, यानी कि हम लोग बात करते हैं तो भाई नया इतिहास, नया कुछ किया गया, नई स्तुतियाँ गाई गई, ठीक है, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, और ये सब जो भी किया गया लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए किया गया। 4th पॉइंट बनेगा बेटे यहाँ पर, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज पुट अप इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन विद इट्स टेरिटरी। इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब ये है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि एक ऐसा केंद्रीयकृत प्रशासन नियम लागू किया गया जिसमें बेटा सभी जितने भी नागरिक थे बेटे उनको समान अधिकार दिए गए, ठीक है ना। उन सब के लिए जो कानून थे वो क्या थे, लगभग सेम थे, एक समान व्यवस्था थी, ठीक है। 4th पॉइंट बनाएंगे बेटे हम लोग यहाँ से, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। यहाँ पर बेटे जो इंटरनल कस्टम्स लगा रखे थे, बेसिकली जो जितने भी टैक्सेस वगैरह लगा रखे थे, इंटरनल ड्यूज लगा रखे थे, ठीक है ना, उन सबको आयात निर्यात शुल्क थे उनको खत्म कर दिया गया, और भार यानी कि वेट को मेजर करने के लिए एक समान व्यवस्था की गई। एक पॉइंट ये बन जाएगा बेटे। उसके बाद हम लोग 5th पॉइंट बनाएंगे, रीजनल डायलैक्ट्स were discouraged and French as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation। अभी देखो बेटे रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं। देखो बेटे कहते हैं ना बेसिकली जो भाषा है वो हर एक व्यक्ति के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है, तो क्षेत्रीय जो भाषाएं थी ना बेटे उनको पूरी तरह से डिस्करेज किया गया, निरुत्साहित किया गया, उनके प्रयोग को एकदम से क्या करने की कोशिश की गई, बंद करने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में जो फ्रेंच जैसी भाषाएं थी, ठीक है ना, और फ्रेंच को हर तरीके से कॉमन लैंग्वेज मानकर प्रमोट किया गया। तो बेटे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि द आइडिया ऑफ नेशन फ्रेंच के अंदर किस तरह से नेशन का जो नेशनलिज्म का जो विचार था कैसे उसको बढ़ावा दिया गया। इसका क्वेश्चन बनाओगे बेटे आप लोग, कैसे बनाओगे, इन फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वर द चेंजेस इम्प्लीमेंट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर बेसिकली किस तरह के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस तरह से परिवर्तन किए गए। तो बेटे अब इसी के बारे में मैं इसमें बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्या है बेटे, द आइडिया ऑफ ला पैट्रियन ला सिटियन, ठीक है, यानी कि पितृत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया, और ला सिटियन का मतलब क्या है बेटे, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर का बनाया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया दिया जा सके। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली किसके द्वारा की गई थी, एक्टिव मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बच्चों, एक्टिव मेंबर्स के द्वारा। न्यू ओथ वर टेकन, ठीक है ना, नई नई शपथ ली गई, ठीक है। नेशनल असेंबली को स्टैब्लिश किया गया था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था जो सब पर पूरी तरह से एक समान अधिकारों के रूप में लागू होता था। नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी उनको खत्म कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिस्टम, एक समान वेट और मेजर सिस्टम को फॉलो किया गया था। एंड लास्ट जो रीजनल डायलेक्ट का मतलब क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को प्रमोट किया गया था। इस तरह से फ्रेंच में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे हम लोग। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज अ मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म, ठीक है ना, दैट्स अ डिस्पोटिज्म। In other words, to help other peoples to Europe to become nation। अब इसका मतलब क्या है, क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि जो फ्रेंच राष्ट्र है उसका भाग्य, उसका डेस्टिनी और उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। यूरोप में जितने भी बेटा बेसिकली लोग हैं उनको क्या करना है, हर तरह से जो निरंकुश राष्ट्र हैं उससे मुक्त करवाना है, कि हर तरह से वो क्या करेंगे, यूरोप के लोगों को जो बेसिकली डेस्पोटिज्म है यानी कि निरंकुश सरकार है उन सब से छुटकारा दिलाना है। उनके यूरोप में रहने वाले लोगों की क्या करनी है, हेल्प करना है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ एकजुट हो सके, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट
when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. अब देखो बेटे, जैसे जैसे बेटा फ्रांस में जो घटनाएं हुई, यूरोप में पहुंची वो घटनाएं कि क्या क्या हो रहा है, यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर पहुंची, तो जितने भी बेटा स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, शिक्षित मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे, ठीक है ना, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बेसिकली जो नेशनलिज्म है उसकी स्पिरिट को बढ़ावा देना था. देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland and the much of Italy in the 1790s. इसका मतलब क्या है बेटे, जब फ्रेंच की घटनाओं का असर यूरोप के विभिन्न देशों पर पड़ा तो जितने भी बेटा स्टूडेंट थे सारे के सारे, ठीक है ना, और जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे. उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी और उनके जो कैंपेन्स होते थे, अभियान होते थे बेटा, फ्रेंच सेनाओं के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जो 1790s के अंदर हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुस गई, ठीक है. एंड इसके बाद क्या इफेक्ट आया, विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड. तो इसके कारण बेटे बेसिकली क्या हुआ, क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के कारण बेटे फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को अब्रोड तक ले जाना उन्होंने शुरू कर दिया. तो बेटे आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. मैंने आपसे वीडियो के दौरान एक क्वेश्चन पूछा है, उसका अच्छे ढंग से रिप्लाई कीजिए. कोई बात आपको नहीं समझ में आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.